कल भी आपको बताया था कि 45 मार्क्स जो होंगे इसके अंदर दैट विल बी फ्रॉम द जनरल नॉलेज सेक्शन। आपका करंट अफेयर्स है, उसके अंदर एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल स्किल्स है, आईक्यू है, जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये उनके अपना जो ऑफिशियल एडमिशन डॉक्यूमेंट है उसी के अंदर से मैंने ये स्निप लिया था कि उनकी जो इंट्रेंस टेस्ट की पॉलिसी है इस ईयर की वो क्या होने जा रही है। सो 45 मार्क्स इंशाल्लाह हमारे पास होंगे फ्रॉम ये जो जनरल कंपोनेंट्स हैं इनमें से होंगे। अब कुछ लोग आप में से अक्सर में से क्वेश्चन करेंगे जी क्या मैथ्स होगी, तो बेटा वो मैथ्स नहीं है, तो कोई लहजा से मैथमेटिक्स का सेक्शन नहीं है। मैंने कल की वीडियो में भी बताया आप लोगों को। बेसिकली जो आपका एनालिटिकल का या लॉजिकल का पोर्शन है वहां पे अगर कोई सीरीज आ जाती है या एक दो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके अंदर कुछ मैथमेटिकल सॉल्विंग हल्की सी इन्वॉल्व है, तो वो उसका कतन मतलब ये नहीं कि पूरा कोई लहजा से मैथमेटिक्स का सेक्शन है। वो बेसिकली एनालिटिकल का जो पोर्शन है उसके अंदर ही वो चीजें उन्होंने ऐड की हुई हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज का लेक्चर मैंने बिल्कुल जो है आपका जो अपना पेपर पैटर्न है मैंने उसी के अकॉर्डिंगली बनाया है। तो जनरल कंपोनेंट्स आपके पास 45 मार्क्स के हैं और 45 मिनट्स ही होंगे आपके पास। का टोटल टाइम तो आपके पास 90 मिनट्स ही है टेस्ट के लिए, तो मेरा ख्याल है इसमें से 45 मिनट जो है आप स्पेंड करें अपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर, और 45 मार्क्स जो है वो आप 45 मिनट जो है वो अपने स्पेंड करें रेस्ट ऑफ द जो 45 मार्क्स है उनको गेन करने में, जिसमें आपका लॉजिकल, एनालिटिकल, रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट है 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स ही आपके पास इंग्लिश है और 15 मार्क्स का ही आपके पास जनरल नॉलेज है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है इफ जॉन इज ओल्डर देन टॉम एंड टॉम इज ओल्डर देन हैरी, हु इज द यंगेस्ट। सो अगर जॉन जो है वो टॉम से बड़ा है और टॉम जो है वो हैरी से बड़ा है, तो सबसे यंगेस्ट यहाँ पे कौन होगा? बड़ी क्लियर सी बात है कि सबसे यंगेस्ट जो है वो हैरी है, क्योंकि वो जॉन से भी छोटा है और टॉम से भी छोटा है। सो हैरी इज द यंगेस्ट स्टूडेंट हियर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। आपके पास एक सीरीज गिवन है, इसमें 2, 6, 12, 20 हो रहा है और नेक्स्ट हमारे पास ये चॉइसेस हैं। सो बच्चों अगर मैं इसको क्रैक करूं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के अंदर 4 ऐड हुआ है, नेक्स्ट के अंदर नेक्स्ट नंबर्स के अंदर 6 ऐड हुआ है, फिर 8 ऐड हुआ है, सो ऑन। यानी 2 के इंक्रीज के साथ टर्म्स जो है वो आपके पास ऐड हो रही हैं। जब 2 के इंक्रीज के साथ टर्म आपके पास ऐड हो रही हैं तो नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास, इसको आप करेक्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास, इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लो, इट शुड बी 30, क्योंकि ये 10 के इंक्रीज के साथ होना है। अब इसने 8 का इंक्रीज यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। सो यहाँ पे 10 का जब इसमें इंक्रीज आएगा, सो द राइट आंसर वुड बी 30। सो राइट आंसर हियर विल बी 30, नॉट 28। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। After 20 years, the father will be 12 years older than 3 times of his son's age. How old is the son now? So बात ये है कि जो फादर है, ठीक है ना, जो फादर है ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। सो फादर की एज जो है वो 2 टाइम्स द एज ऑफ सन है। 20 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स के बाद जो फादर की एज हो जाएगी वो F+20 हो जाएगी, और सन की एज जो है वो 2, वो भी उसमें भी 20 का इंक्रीज आ जाएगा। सो आफ्टर 20 ईयर्स, अगर आप 20 ईयर्स के बाद की बात करते हो तो द फादर विल बी 12 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज नाउ। सो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैंने जान के डाला है इसके अंदर। सो 20 सालों के बाद क्या होगा कि जो फादर की एज है, ठीक है, विल बी 12 ईयर्स ओल्डर। सो आफ्टर 20 ईयर्स जो फादर की एज हो जाएगी वो F+20 हो जाएगी, एंड ही विल बी 12 ईयर्स ओल्डर देन द 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। सो 3S+20, क्योंकि आफ्टर 20 ईयर्स है ना, तो 20 दोनों में ही ऐड होगा। सो 3S+20 आ जाएगा। आगे अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो 20 के फैक्टर के साथ जो है आपके पास कैंसिल हो जाएगा। दो इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी, एक इक्वेशन है F=2S, एक इक्वेशन है F=12+3S। सो फादर की जगह पे जब आप ऐड करोगे, पुट करोगे ट्वाइस द एज ऑफ सन, सो 2S=20 सॉरी 12+3S आ जाएगा। S और 3S में से 2S का जब आप डिफरेंस लोगे तो वो उससे 12 ईयर्स यंगर है। ये जो -12 आएगा ना, आप कह रहे हो कि यहाँ पे -12 आ रहा है इक्वेशन में, तो आने दो, वो बेसिकली जो है वो इस टाइम जो उसकी एज है वो 12 ईयर्स है, ठीक है। सो 12 विल बी द राइट आंसर हियर। अच्छा, कहते हैं इफ अ ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, ये वही जो आप लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स बेस्ड जो है ना क्वेश्चन है। सो इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 3.5 आवर्स। सो हाफ आवर के अंदर जो है ये 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, बाकी 3 आवर्स के अंदर जो है वो 3 × 60 कर लेगा।
सो 3 into 60 इज आपके पास 180 और 30 किलोमीटर यह आ जाएंगे आपके पास, 210 किलोमीटर आपके पास इसकी एज, और सॉरी इसका जो डिस्टेंस है वो जो ट्रैवल करेगा 3.5 years में वो आ जाएगा। कहता है इफ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, सो अगर सारे के सारे रोजेज फ्लावर्स हैं एंड सम फ्लावर्स फेड क्विकली, सो व्हाट कैन बी इन्फर्ड। तो देखो इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि सारे आर जो है वो एफ है and some F they fade quickly, so they are fading quickly, so it means जब सारे के सारे flowers roses ही हैं तो some roses will fade quickly। बड़ा इजी सा ये एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। सो ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के सवाल हैं, थोड़ी सी मैं मानता हूँ मैंने इनसे डिफिकल्ट चीजें डाली हैं, बट इसलिए डाली हैं ताकि आप लोग इजीली जो है वहां पे इजी चीजों को सॉल्व कर सको। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट लाइक अदर्स। सो अगर आप देखोगे तो कैट, डॉग, लाइन, ये दीज आर ऑल मैमल्स एंड दे आर ऑल लैंड एनिमल्स। शार्क जो है वो जो है वो ओशन का एनिमल है, सीज का एनिमल है, प्लस वो मैमल नहीं है। सो शार्क हियर इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, इफ ए इज 60% ऑफ बी, ठीक है, ए जो है वो बेसिकली 60% है बी का, ठीक है, एंड बी इज, और बी जो है वो 50% है सी का। सो देन ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सी। सो सिंपली आप क्या कर लोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे ए की साथ 60% ऑफ बी था, सो बी क्या है वो 50% ऑफ सी है, बी की जगह पे आ जाएगा 50% ऑफ सी आ जाएगा मेरे पास। इनको सॉल्व कर लेते हैं, जब भी परसेंटेज खत्म होती है बच्चों याद रखना नीचे 100 से चीजें डिवाइड होती हैं, सो 50/100 आ जाएगा यहाँ पे भी। इनटू सी, दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो, 6×5 = 30 आ जाएगा मेरे पास। सो 30/100 है इंटू सी। अभी मैंने बताया था परसेंटेज खत्म करोगे 100 से डिवाइड करना है, तो जब परसेंटेज लेके आओगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, सो परसेंटेज की फॉर्म में आंसर 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे सो ए विल बिकम 30% ऑफ सी। सो दिस इज वाई इसका आंसर इज 30%। सो कहता है व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। जी दिस इज वेरी इजी। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने जो है वो देखना है यहाँ पे हो रहा क्या है। सो पहले यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे 7 ऐड हुआ है। सो बेसिकली ऑड नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो अब 7 से जो नेक्स्ट ऑड नंबर है दैट इज 9। सो 16 में जब 9 ऐड होगा सो दिस विल बिकम 25, सो दिस विल बिकम 25, सो 8 ये आ जाएगा। कहता है चूज द ऑड वन आउट, इसमें से आपने ऑड नंबर जो है वो प्लग इन करना है। वैसे अगर इजीली देखा जाए तो बाकी सारे नंबर हैं भी इवन है या 2 के मल्टीपल्स हैं या 2 के टेबल में आते हैं, 65 जो है वो नहीं आता। सो दिस इज वाई 65 इज ऑड अमंग देम। सो इफ द प्राइस ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 3 बुक्स, सो 5 पेन्स जो है उनकी जो प्राइस है वो 3 नोटबुक्स के इक्वल है। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। सो मैंने गिवन जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे बना लिया कि 5 पेन्स की जो प्राइस है वो 3 नोटबुक के बराबर है। मैंने रेशियो निकाली है पेन ओवर नोटबुक की, तो कोई इशू नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। पी के नीचे आप एन को ले जाओ और 3 के नीचे आप 5 को ले जाओ, सो पी रेशो एन हो जाएगा। रेशो का मतलब डिवाइड ही होता है, सो दिस विल बिकम 3:5। सो इजी पीजी है, डिफिकल्टी लेवल वही रखा है जो ज़ियाउद्दीन के अंदर हो सकता है। कंप्लीट द सीरीज बहुत इजी है, ठीक है। 7 से 14 गया, फिर उसके बाद बेसिकली 7 का मल्टीपल ऐड हो रहा है इनके अंदर। सो 7 1 जा 7 है, पहले 7 ऐड हुआ, फिर 7 2 जा 14 है, यहाँ पे 14 ऐड हुआ, फिर 7 का 3 टाइम्स जो मल्टीपल है 21 वो ऐड हुआ, सो ऑन। इस तरीके से आपने चेक करना है कि आगे क्या आएगा। सो 112 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2/3 ऑफ अ नंबर पूछ रहा है 18, ठीक है, तो 2/3 ऑफ 18 आ जाएगा, कैंसिल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 2/3 ऑफ नंबर इज, सॉरी 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 सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं। कह रहा है आपको कि 2/3 ऑफ अ नंबर इज 18, 2/3 ऑफ एक्स इज 18। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, सॉल्व कर लेना, 27 आ जाएगा, ठीक है। ये भी इजी है, मैं इसकी सॉल्विंग में इसलिए नहीं जा रहा। सो कहता है विच वन डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, रोज, ट्यूलिप, लिली, दे आर ऑल फ्लावर्स, कैरेट इज नॉट अ फ्लावर, इट इज अ वेजिटेबल, सो कैरेट इज द राइट आंसर हेयर। अ क्लॉक शोज 9 o'clock, हाउ मेनी डिग्रीज डज द हैंड डज द ओवर एंड मूव बाय 11:30। सो जब भी जो जो क्लॉक है, ठीक है, वो अभी जब 9 o'clock दिखा रही है, सो 9 o'clock जब वो दिखा रही है, सो 9 o'clock का मतलब क्या है कि एक जो है वो 12 के ऊपर है और एक जो है वो 9 के ऊपर है। सो अगर मैं नंबर्स को बना लूं, सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 आ जाएगा। सो
ये आ रहा है। अब वो पूछा कि अगर ये 11:30 पे जाएगा तो कितने डिग्रीज जो है वो मूव करेगा। सो जब ये 11:30 के ऊपर जाएगा तो कितने डिग्रीज जो है वो मूव करेगा। सो 11:30 के ऊपर कितने डिग्रीज बनेगा, ठीक है। 11 के ऊपर दिस विल बी एट 11, ठीक है जी। दिस विल बी द स्मॉलर वन विल बी एट 11, मैं ब्लैक में ड्रॉ कर रहा हूँ। और जो ये जो चूंकि 30 है, सो दिस वन विल बी एट हेयर। अब अगर आप ये देखो कि टोटल तो 360 डिग्री होता है, टोटल जो है वो 360 डिग्री होता है। सो 360 डिग्री टोटल होता है ना, क्योंकि कंप्लीट सर्कल है और 12 नंबर्स होते हैं, डिवाइड करो तो एक नंबर जो है वो 30 डिग्री जो है वो कवर कर रहा होता है। सो जब आपके पास 11:30 है तो इसके बीच का एंगल जो है ये आपने निकालना है, ठीक है। सो इसके बीच का एंगल जब आप निकालोगे, 11:30 का एंगल जब आप निकालोगे, तो आपके पास जो है यहाँ से यहाँ तक 30, फिर यहाँ पे 30। सो फिर ये भी 30 आएगा, ये भी 30 आएगा, और ये भी आपके पास जो है वो 30 आएगा। सो दीज आर 5 of 30। सो इसको करेक्ट कर लो, 30 × 5 करोगे तो 150 डिग्री आएगा। टाइपोलॉजिकल एरर है इस क्वेश्चन के अंदर, 105 डिग्रीज नहीं आएगा, 150 डिग्रीज आएगा, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट जो होता है आपके पास वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, कहता है इन ग्रुप ऑफ 5 पीपल द सम ऑफ देयर एजेस इज 110, व्हाट इज द एवरेज एज। 5 लोगों की जो सम ऑफ एजेस है वो 110 है। सो 110 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, सो जब 110 5 से आपके पास डिवाइड होगा, सो 5, क्योंकि एवरेज कैसे निकालते हो, एवरेज आप निकालते हो सम डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं। सो एवरेज यूं आती है, तो सम ऑलरेडी उनकी एजेस का 110 गिवन है, 5 लोग हैं, सिंपली 5 के टेबल से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 2 10 आ जाएगा, और फिर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। सो देयर एवरेज इज 20। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, इसके अंदर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वगैरह, इंसिग्नियत ऑफ पाकिस्तान और हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की, इनमें से मैंने 15 क्वेश्चन बनाए हैं। उसकी वजह यह है कि जो मैंने आपको स्निप स्टार्ट में दिखाया था लेक्चर के, कि उन्होंने कहा है कि जनरल नॉलेज के अंदर यहाँ से रेलिवेंट चीजें आएंगी। सो द क्वेश्चन इज हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सो इसको करेक्ट कर लो, ये ऑप्शन जहाँ पे गलत मेंशन है। सो द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज इसहाक डार, ठीक है। मैंने खैर ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स अपडेट कर दी और नीचे इसके अंदर एडेड है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, कैपिटल बलूचिस्तान इज कोयटा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। सो लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान इज रिवर इंडस। वाई रिवर इंडस जो है वो बहुत सारा आपकी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो उसके लिए इरिगेशन का काम करता है, उसको पानी देता है, इस वजह से उसको लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, रिवर इंडस को। द रीजन इज कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और हमारी सारी की सारी इकोनॉमी जो है उसका 60% जो है टू 70% जो रोल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी में प्ले करता है। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान क्या है, वो जैस्मीन है, ठीक है। हुआ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सो इसके अंदर मिर्जा हुआ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इन विच ईयर पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर पावर, ठीक है। सो पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर पावर इन द ईयर 1998, एंड दिस डे इज नोन एज योम तकबीर भी कहते हैं इस डे को, ठीक है। आप योम तकबीर भी कहते हो इस डे को। अच्छा, कहता हुआ द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन December 1906 बाय नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, ठीक है। सो मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पे नवाब सलीमुल्लाह खान ने ये जो है एडवाइस दी थी बहुत से और भी प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स ने कि वी शुड हैव अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ आवर ओन। तो वहां पे फिर मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड। सो विच कलर इज नॉट प्रेजेंट इन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसलिए डाला कि इस तरीके के कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन भी आए हैं। मतलब लास्ट ईयर जयाउद्दीन के टेस्ट के अंदर उन्होंने पूछा हुआ है कि हुआ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो ये इसलिए मैंने डाल दिया, ठीक है। सो विच इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। सो स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया इज सिंध, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट जो जो प्रोविंस है बाय एरिया दैट इज बलूचिस्तान, और बाय पॉपुलेशन जो सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है दैट इज पंजाब। सो पंजाब इज लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, एरिया वाइज जो लार्जेस्ट है दैट इज बलूचिस्तान, ठीक है। और जो सबसे आपका स्मॉलेस्ट है वो सिंध है, और जो पॉपुलेशन वाइज सबसे स्मॉलेस्ट है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बाकी प्रोविंसेस से कम है, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट है बलूचिस्तान फॉर अगर आप उसको पॉपुलेशन बेसिस पे देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये चारों डेजर्ट्स के अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरफरंगा डेजर्ट भी है, जो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है, जिसका मैंने आपको बताया था। बहरहाल पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट डेजर्ट है दैट इज द थर्ड डेजर्ट विच इज लोकेटेड इन सिंध,
व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान, इसको करेक्ट कर लो। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी जो है वो इंग्लिश है, और जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। ठीक है। हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, ये कल के लेक्चर में भी था, हफीज जलंधरी रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। लाहौर रेजोल्यूशन वाला अगेन इसलिए डाला है कि लास्ट ईयर के पेपर्स में था, इट वाज पास्ड ऑन 23 मार्च 1940, इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हो। मिंटो पार्क लाहौर में जो है ये प्रेजेंट हुई थी। और अब जो है जहाँ पे आपका लाहौर में जो ग्रेटर इकबाल पार्क कहलाता है, जहाँ पे ग्रेटर इकबाल पार्क है, जहाँ पे आपका जो मीनार पाकिस्तान है वो है। द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो ऑफ पाकिस्तान इज जनरल आसिम मुनीर। ठीक है। वेयर इज द पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स लोकेटेड। अच्छा, ये क्वेश्चन आता रहा है जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में, और लोग इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे जो कोस्टल लाइन है वो कराची से लेके गवादर तक फैली हुई है, तो इनमें से कहीं पे जो है ना हमारे पास नेवल हेडक्वार्टर्स होगा। सो नेवी की प्रेजेंस ज्यादा कराची में है, बट द नेवल हेडक्वार्टर इज इन इस्लामाबाद। ठीक है। एक्टिव पैसिव मैंने कुछ ज्यादा डाले हैं, उसकी रीजन ये है कि लास्ट ईयर के पेपर के अंदर इंग्लिश का जो पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि वहां पे एक्टिव पैसिव जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो एक्टिव पैसिव के थे। सो दे आर राइटिंग द लेटर, सो द लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम, हो जाएगा इसका आंसर। द रीजन इज कि आईएनजी जब आपके पास आएगा प्रेजेंट के अंदर तो साथ आप उसके बीइंग लगाओगे। सो इस बता रहा है क्योंकि ये सारे का सारा प्रेजेंट फॉर्म में है। सो द लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू देम, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और सबसे लास्ट में चला जाएगा। सो दिस वाज एन इजी वन। व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिवर्ड। याद रखिएगा सिनोनिम के अंदर आपने सिमिलर मीनिंग वर्ड्स बताने होते हैं। समटाइम्स पेपर के अंदर होता क्या है कि सिनोनिम पूछने के डायरेक्टली बाद एंटोनिम पूछा होता है, जो एंटोनिम पूछने के डायरेक्टली बाद जो सिनोनिम पूछा होता है। अब वो इंसान के माइंड में ना पिछली बात ही चल रही होती है कि अच्छा वहां पे सिनोनिम था तो मैंने यहाँ पे भी सिनोनिम बताना है, लेकिन आगे उसने एंटोनिम पूछा होता है, और मजे की बात है वहां पे सिनोनिम गिवन भी होता है उस वर्ड का, और इंसान जल्दी में गलती कर जाता है। तो आपने इस मिस्टेक से बचना है। सिनोनिम ऑफ रिवर्ड पूछा हुआ, रिवर्ड मींस रिस्पेक्टेड। एंटोनिम पूछा हुआ, वही बात यहाँ पे होगी ना कि सिनोनिम के फौरन बाद जो है वो उसने पूछ लिया आपसे, एंटोनिम पूछ लिया, तो अब यहाँ पे हमने एंटोनिम बताना। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि कोई चीज जो जो ऑब्स्टेकल होता है बीच में, ठीक है, हिंड्रेंस को कहते हैं आप। ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हिंड्रेंस का ऑप्शन जानबूझ के देते तो, और आप सिनोनिम मार्क कर देते। बहरहाल जो एंटोनिम ऑफ ऑब्स्क्योर है दैट इज क्लियर। ठीक है। आप अगेन मैंने बताया है कि पैसिव एक्टिव मैंने इसलिए पूछे हैं कि लास्ट पेपर में 3 से 4 जो है ये आए हुए हैं। सो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय हिम। ठीक है। द प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा। द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट will be completed by him, will be completed by him, so the project will be completed by him, ये आ जाएगा आपके पास। सो द राइट आंसर है सी। खैर मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। एक्सपर्टाइट, एक्सपर्टाइट का सिनोनिम बताना है हेजन है इसका सिनोनिम। ठीक है। जिस किसी को थोड़ा सा सिनोनिम एंटोनिम्स का है तो ये मैंने फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट डाले हैं, वहां पे थोड़ा इजी आए हुए हैं। बेनोवलेंट, बेनोवलेंट कहते हैं कि जो somebody who is very generous। आप देखो ना जानबूझ के यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको जनरस भी दिया हुआ है और पीछे सिनोनिम पूछा हुआ है, आगे एंटोनिम पूछा हुआ है, तो सिनोनिम नहीं मार करना, क्वेश्चन को पढ़ के आपने देखना होगा कि वहां पे सिनोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है। सो बेनोवलेंट का जो आपके पास जनरस होता है या काइंड होता है, ये दोनों के दोनों इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं। चैरिटेबल भी इवन इसके सिनोनिम में आ जाता है। सो क्रूल इज द एंटोनिम हियर। सो आपने एंटोनिम मार करना है। अगेन एक्टिव पैसिव, शी कुक्स डिनर एवरी नाइट। सो एवरी नाइट, डिनर इज कुक्ड एवरी नाइट, डिनर इज कुक्ड बाय हर एवरी नाइट। ठीक है। सो एवरी नाइट चूंकि यहाँ पे टाइम बता रहा है, सो और फ्रीक्वेंसी बता रहा है, सो ये एंड पे ही रहेगा, याद रखिएगा। सो डिनर इज कुक्ड बाय हर, सो ये चीज जो है ये चेंज होगी इनटू पैसिव। डिनर इज कुक्ड बाय हर, शी है तो हर जाएगा, हर में चेंज होगा। ठीक है। सो एवरी नाइट, डिनर इज कुक्ड एवरी, इज कुक्ड बाय हर एवरी नाइट। ठीक है। सो डिनर इज कुक्ड एवरी नाइट बाय हर भी हो सकता है, लेकिन जो ये ऑप्शन है इनमें से ये बनता है। सिनोनिम पूछा डिलीजेंट का, इसका मतलब होता है समबडी बडी हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, जो कि अपना काम बहुत ज्यादा कहते हैं दिलचस्पी से करता है, इंटरेस्ट लेके करता है। एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल पूछा है। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा नाजुक होती है, बहुत ज्यादा वीक होती है, डेलिकेट होती है, जिसके टूटने का चांस ज्यादा होता है, तो उसका एंटोनिम जो है वो स्ट्रॉन्गर है। अगेन एक्टिव पैसिव आ गया। दे हैव पेंटेड द हाउस, द हाउस हैज बीन पेंटेड बाय देम। हैव है, ठीक है, प्रेजेंट है, और दे की वजह से हैव लगा हुआ था। अब द हाउस चूंकि सिंगुलर हो जाएगा तो आगे हैज लगेगा, हैज के साथ बीन लगेगा, पेंटेड बाय देम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। सिनोनिम ऑफ विविड पूछना है। ठीक है। विविड का मतलब ये होता है समथिंग जो बहुत ज्यादा सुपर फ्लैशी होती है, सुपर ब्राइट होती है। सो इसका सिनोनिम जो है वो ब्राइट आ जाएगा। एंटोनिम ऑफ परमानेंट पूछना है। परमानेंट वो चीज होती है
जो कि कॉन्टिन्यू रहती है, कॉन्टिन्यूस होती है, स्टेबल होती है, हमेशा रहती है, तो टेम्परेरी यहाँ पे इसका एंटोनिम आ जाएगा। एक्टिव पैसिव है, अगेन दे आर रिपेयरिंग द रोड, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, ऐसा मैंने ऊपर भी करवाया है। अगेन रीजन बार बार बता रहा हूँ, एक्टिव पैसिव ज्यादा इसलिए डालेंगे पेपर के अंदर भी, एक्टिव पैसिव जो थे वो ज्यादा थे। द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ठीक है, और उसके साथ आईएनजी आएगा, और आर बता रहा है क्योंकि प्रेजेंट है, सो द रोड क्योंकि अब सिंगुलर आ गया, इस वजह से ये इज आ जाएगा स्टार्ट में। सिनोनिम ऑफ अबैंडन, अबैंडन करने का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, लावारिस पड़ी हुई हो कोई चीज, सो डेजर्ट जो है, या डेजर्ट कर देना किसी चीज को हुआ है। तो ये डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट जो है वो आपको पता है कि जो हम खाने के बाद मीठा खाते हैं वो होता है ना, ये डेजर्ट है, जो कि जिसको आप सहरा कहते हो इंग्लिश में, सॉरी उर्दू में। एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक पूछ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक इज समबडी, ठीक है, हु इज वेरी पॉजिटिव इन देयर थिंग्स, जिसका जो चीजें होती हैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती हैं, बहुत ज्यादा होपफुल होता है किसी चीज के बारे में, बड़ा उसकी नेचर के अंदर एक पॉजिटिविटी होती है। सो पेसिमिस्टिक वो होता है कि जो नेगेटिव माइंडेड होता है, सो इसका ऑपोजिट जो है वो पेसिमिस्टिक हो जाएगा इसमें से। अब मैंने लिस्ट बना दी है, अपडेटेड जो लिस्ट है नेम्स एंड इंपॉर्टेंट टाइटल्स की, ठीक है, रेलेवेंट टू पाकिस्तान, ठीक है, और प्लैनेट्स को भी बहरहाल जनरल नॉलेज के लिए लाजमी देके जाइएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, लास्ट ईयर के पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। खैर प्लैनेट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर करवा दिए थे, लार्जेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट भी देख लेना, रेड प्लैनेट किसको कहते हैं वो भी देख लेना, ठीक है, सन क्या है, वो एक प्लैनेट है या स्टार है, तो सन एक स्टार है, ठीक है, पाकिस्तान सॉरी नेचुरल सेटेलाइट अर्थ की क्या है, सो नेचुरल सेटेलाइट अर्थ की मून है, ठीक है, और इस तरह की चीजें जो हैं वो उन्होंने पूछी हुई हैं जनरल नॉलेज के अंदर। और इसके अलावा शर्मीन उबैद चुनाया जो है वो इनके लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर्स के अंदर जो है वो लगातार जनरल नॉलेज के अंदर आया हुआ है, सो मैंने उनके ऊपर भी काफी बात की थी, और बकायदा 30-40 मिनट्स लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने उनकी डिटेल्स बताई थी कि कितने उनको ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं, कितने उनको एमी अवार्ड्स मिले हैं, कब मिले हैं, और उनकी डॉक्यूमेंट्री का नेम भी मैंने ऐड कर दिया है। बल्कि जो यूट्यूब पे मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसके अंदर मैंने डिटेल्ड उनकी सारी नीचे जो है वो कैप्शन के अंदर भी मेंशन कर दी थी। सो here's the list of the names and titles. So currently पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैंने क्वेश्चन में भी पूछा था, वो जनरल आसिम मुनीर हैं, और गवर्नर पंजाब जो है वो सरदार सलीम हैदर हैं, गवर्नर सिंध जो है वो कामरान कसोरी हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस फैसल करीम कुंडी, गवर्नर बलूचिस्तान इस जमाल मंदोखेल, सीएम पंजाब जो है वो फीमेल है, मरियम नवाज हैं, जो सीएम सिंध है वो मुराद अली शाह है, सीएम केपी जो है वो अली अमीन गंडापुर हैं, सीएम बलोचिस्तान जो है वो सरफराज बुगटी हैं, और डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की करंटली ख्वाजा आसिफ हैं, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो अता तारड़ हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है मिस्टर औरंगजेब हैं, और रेलवेज के जो मिनिस्टर हैं वो आमिर अली बलोच हैं, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत कर लीजिएगा, आमिर अली बलोच हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इसहाक डार हैं पाकिस्तान के करंटली, और इंटीरियर मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के मोहसिन नकवी हैं। इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड वो बेनजीर भुट्टो मरहुमा से भी रिलेटेड आ सकते हैं। सो शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल प्रेसिडेंट इन सम मुस्लिम कंट्री, और यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी थी, का भी टाइटल उनके पास था, और सॉरी प्रेसिडेंट कह गया हूँ कि शी वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द मुस्लिम उम्मा, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर जो थी, और 2 दफा वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रही हैं, बिलावल भुट्टो जो है उनकी वो मदर थी, और उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी जो है वो पेपर के अंदर आया है। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग जो है रिलेटेड टू कुछ क्वेश्चंस करते हैं लॉजिकल एनालिटिकल के, जो सीरीज बेस्ड भी होंगे, जिसके अंदर ब्लड रिलेशनशिप्स भी आ रहे होंगे, एजेस के भी क्वेश्चंस करवा देता हूँ, और आपके पास फिगर्स के भी क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि एज अ होल आपकी होल प्रेप जो है वो इंशाल्लाह इसके रिलेटेड जो है वो हो जाए। Like, comment, and subscribe.